नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में बड़ा हादसा आज हुआ, जहां पर शहीद पथ पर एक बिल्डिंग गिर गई। इसमें कई लोग फंस गए। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। पुलिस मौके पर मौजूद है। दुखद हादसे में शनिवार रात तक 5 लोगों की मौत हो गई। 2 मृतकों की पहचान पंकज और धीरज के रूप में हुई है, तो वहीं 27 घायलों को लोकबंधु अस्पताल में लाया गया, जहां 3 को रेफर कर दिया है लोकबंधु हॉस्पिटल। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि कई लोग फंसे हुए हैं। मौके पर एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को संभाली हुई है। आपको बता दें कि रेस्क्यू के दौरान कुल 16 एम्बुलेंस लगी थी, जिसमें 2 वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस शामिल है। बारिश के कारण बिल्डिंग गिरने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे हुए हैं और राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। तो सुल्तानपुर में डकैती कांड पर उठी सियासी आग की लपटें उपचुनाव से पहले ठंडी होने वाली नहीं। तभी तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश अब सोने पर सवाल कर सीधे योगी सरकार के नुमाइंदों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तो अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर से गंभीर सवाल किया है। सुल्तानपुर डकैती मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शुरू से ही योगी सरकार पर जातिगत इनकाउंटर और जातिगत सियासत का आरोप लगाकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर सरकार, पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़ा किया है। मगर अब अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सोने को लेकर सवाल किया है और पूछा है कि जब सभी आरोपियों को यूपी की तेज तर्रार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो फिर सोना क्यों नहीं मिला? अपराधियों के आधार कार्ड माने जाएं कि भाई अब वो गोली भी चलाता रहे, उसे कहा जाए कि तुम आधार कार्ड दो, जरा देख ले तब गोली चलानी। अगर पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही हो, वो आधार कार्ड माने जाए कि तुम किस जाति को हम गोली चलावे कि न चलावे? या पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए फूलों की वर्षा करेगी कि वो भी अपनी रक्षा के लिए वो भी गोली चलाएगी? तो उस गोली चलाने में कौन मरता है? ये बात अगर मैं बोलूं तो कड़वी लगती है। अखिलेश जी को सिर्फ यादव मरता है तो बोली आती है, लेकिन जो मुसलमान उनको 20% वोट देता है, कितने मुसलमानों का जो अपराधी प्रवृत्ति के उनके इनकाउंटर होते हैं, तो उस पर तो अखिलेश जी नहीं बोलते हैं। खाली यादव पर उनकी बोली आती है कि यादव को चीन के मारा जाता है। अखिलेश यादव जी हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे बदमाश अपराधी मंगेश यादव का बचाव किया जा सके। अब वो लूट के माल पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अभी अपराधी सारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कुछ अपराधी अभी बाकी हैं। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी, तो उन्हें बता दीजिए सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें, वरना कहीं मुठभेड़ हो जाएगी तो फिर आप छाती पीटने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे। अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो आपको दर्द होने लगेगा। फिर आप पुलिसकर्मियों की चप्पल देखने लगेंगे कि पुलिसकर्मी चप्पल पहन के कैसे भागे थे। अरे ये अपराधी है, अपराधियों की जाति मत देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत कठोरता से कार्रवाई कर रही है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो ये भी लिखा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लुटेरे किसी के प्रतिनिधि हो और माल किसी के खजाने में चला गया हो। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद इस मामले पर आने वाले दिनों में घमासान तो तय है, क्योंकि पहले ही डकैती के मामले में जिस तरह से जातिगत राजनीति को लेकर सियासी गलियारों में हलचल है, ऐसे में एक तरफ तो सपा सुप्रीमो के आरोप, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए नेताओं के ताबड़तोड़ पलटवार का सिलसिला। अखिलेश ने जाति देखकर एनकाउंटर का आरोप लगाया, तो पलटवार करते हुए ओपी राजभर ने सपा सुप्रीमो से सवाल किया कि क्या यूपी पुलिस अब आधार कार्ड देखकर कार्रवाई करेगी? तो इस मामले पर सियासत के भी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए, यानी सुल्तानपुर के ज्वेलर्स डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव के पुलिस एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। वहीं सुल्तानपुर के जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। 10 साल की लड़की सर, वो बताया हमको, और सोमवार को 2 बजे ले गए हैं उठा के। और आते जाते थे, औरत को बताई कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, ले गए हैं पुलिस, हुक्म बंद किए होंगे। 2 दिन अपने स्टेडियम रखे, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं गया है। इन लोग मार के 4 बजे सुबह वहाँ इसको दिखाए, तो मैं गुजरात से भाग के आया। हमारा लड़का आज इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार से
इस तरीके से घटनाओं पर इंगित हो रहे हैं कि इस तरह की इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है तो उठ रहे सवाल उठ रहे सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए। अखिलेश यादव जी की बचकानी हरकत, अखिलेश यादव जी का कई बार फैसले लेना फिर वापस लेना, और एक गरीब से गरीब आदमी कोई किराए के मकान में जाता है, सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारी मकान मिलता है, उसमें से टोटी खोल लेना, ऐसी छोटी करना, आज उसके घर डेलीगेशन भी भेजा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से, ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो उनके डीएनए में है और बराबर ये करते रहे हैं। तो ये नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। अपराधियों का छल अपराध का बोलबाला था है नहीं, अब नहीं है। अब ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हो गया है, काफी कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी किंचित घटनाएं हो जा रही हैं जिसका पुलिस बहुत सफलतापूर्वक अनावरण कर रही है। जो जिस लायक है उसको, जो जेल जाने लायक है या जो पुलिस पर गोली चला उस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है, और धीरे धीरे अब इस पर अंकुश भी लग रहा है। निकट भविष्य में अपराध लोगों से मोहभंग हो जाएगा, अपराध कम होगा। यानी साफ है कि पहले जाति और अब प्रतिनिधि पर जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि उपचुनाव से पहले यादव और बीजेपी को लेकर अखिलेश इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कार्रवाई बदमाशों पर होती है तो दर्द समाजवादी पार्टी को क्यों होता है। यानी बुलडोजर की सियासत के बाद अब जिस तरह से डकैती मामले पर घमासान छिड़ा है, ऐसे में उपचुनाव में एक बार फिर से जाति का मुद्दा जनता के मुद्दों पर भारी पड़ने वाला है, ये बात तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉच। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। चुनाव से पहले अपनी पहली रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का पहला कार्यकर्ता सम्मेलन गणेश चतुर्थी के दिन शुरू हो रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन ऐसा है तो सभा कैसी होगी। चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कब्र में सोए हुए मतदाताओं को भी वोट डालने के लिए लेकर जाएं। कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर चलो। भाइयों बहनों, 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। ये कांग्रेस पार्टी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? अरे आप तो जरा जोर से बोलो, छीनने देंगे क्या? भाइयों बहनों, ये पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र, पूंछ, राजौरी, जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। मुझे बताओ, जम्मू, पूंछ, राजौरी, डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा
तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो। उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। भाइयों बहनों, हमारा शंकराचार्य चोटी, ये पहाड़ जहां आदि शंकर ने स्वयं चातुर्मास किया, उसका नाम तख्ते सुलेमान रखना चाहते हैं। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो सहमत हो। पूरा देश देख रहा है, और जोर से बोलो सहमत हो। ये भ्रष्टाचार की आग में फिर से जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते हैं। ये तीन परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है। वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो सहमत हो क्या? भाइयों बहनों, वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे का मतलब है जम्मू को फिर से अन्याय करने की शुरुआत करना। आप सहमत हैं क्या? तो खबर दिन भर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद रहे। गोरखपुर को सैनिक स्कूल की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर ऐतिहासिक भूमि है। गोरखपुर आज तेजी से विकास कर रहा है। पूर्वी यूपी के लिए गोरखपुर व्यापार का केंद्र रहा है। शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में अनेक क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत की चूनों को हिलाने का काम किया था। तो आजादी के उस आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की 1922 में घटित घटना भी भारत के इतिहास में इस संघर्ष को एक नई गति देता है। गोरखपुर यह भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पावन भूमि है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और गोरखपुर को केंद्र में रख करके अगर हम देखें तो आज लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, 90 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध का पावन जन्मस्थली लुम्बिनी, 25 किलोमीटर की दूरी पर संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर, पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और 250 किलोमीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी या गोरखपुर को केंद्र में रख करके देखें तो ये दूरी गोरखपुर के अगल बगल के पावन स्थल हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की 3 करोड़ से अधिक की आबादी का शिक्षा का, स्वास्थ्य का, व्यापार और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी गोरखपुर है। गोरखपुर आज नए भारत के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए विकास की एक नई गति को आगे बढ़ा रहा है। यह खाद कारखाना फिर से
न केवल आधुनिक भारत में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में, बल्कि उत्पादन लागत को कम करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करना फिर से प्रारंभ कर दिया है। यहां के नागरिकों के सामने आजीविका के एक नए साधन के रूप में उभरा है। तो स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करने के लिए भी आज यहां पर एम्स गोरखपुर ने न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स गोरखपुर तेजी के साथ उस अभियान को एक नई गति दे रहा है। यहां पे रोजगार की प्रमुख साधन है, तो आज का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है। एक्सप्रेसवे हो, इंटर स्टेट 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी हो, या फिर नए नए आ रहे उद्योग, यह एक नई पहचान बन रही है। आज गोरखपुर वासियों को अपने देश के लोकप्रिय उपराष्ट्रपति जी के स्वागत का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी कृपापूर्ण उपस्थिति जो आज गोरखपुर में हुई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, आप सभी जनता जनार्दन की ओर से और सैनिक स्कूल परिवार के सभी छात्र छात्राओं की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय श्रीमती उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि यहां पर बताया गया कि यह सैनिक स्कूल इस पवित्र प्रांगण में लगभग 50 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित किया गया है। वहीं झारखंड में चुनाव से पहले राज्य सरकार ने एक से बढ़कर एक महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री योजनाओं को जमीन पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। राज्य की सरकार इस वक्त हर वर्ग को लुभाने में लगी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या योजनाओं के दम पर लड़ा जाएगा चुनाव? योजनाओं की बौछार आखिर क्यों कर रहे हैं मन? क्या राज्य के खजाने को लुटा रहे हैं हेमंत सोरेन? योजना का दम या राज्य का खजाना खत्म? जी हां, झारखंड में चुनाव से पहले राज्य सरकार ने एक से बढ़कर एक महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री योजनाओं को जमीन पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। राज्य की सरकार इस वक्त हर वर्ग को लुभाने में लगी हुई है। वो कैसे? आइए आपको समझाते हैं। राज्य की सबसे लोकप्रिय योजना मैया सम्मान योजना, और फिर 200 यूनिट बिजली फ्री, और अब झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के वकीलों के लिए 5 लाख रुपए के मेडिकल बीमा के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के इस फैसले से झारखंड के लगभग 30,000 वकीलों को लाभ मिल सकता है। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल ने 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं की पेंशन 7,000 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये कहा कि देश में पहली बार राज्य सरकार अब राज्य के सभी नए वकीलों को 5 लाख तक मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अब इन योजनाओं पर गौर करने के बाद एक बार राज्य के वित्तीय बजट पर भी गौर कर लीजिए। झारखंड का बजट 1,28,900 करोड़, खर्च 29,041 करोड़, मुफ्त बिजली 31 करोड़, कुल बिजली 260 करोड़ प्रति वर्ष, मैया योजना 470 करोड़, राज्य की आय 27,439 करोड़,
राज्य को नाबार्ड ने 4 माह में 90 करोड़ दे चुकी है। राज्य की आय प्रति माह 7,000 करोड़। झारखंड की निक्षेप निधि 2600 करोड़ आपदा प्रबंधन के लिए। इससे एक चीज तो साफ है कि झारखंड में चुनाव के पहले एक के बाद एक योजनाओं की बरसात हो रही है। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने खजाना खोल दिया है। एक तरफ सरकार का यह फैसला सराहनीय माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रबुद्ध जीवियों में इस बात की चिंता है कि जिस तरह से राज्य के मुखिया राज्य के खजाने को लुटा रहे हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में राज्य की वित्तीय प्रणाली डमाडोल होकर औंधे मुंह गिर न जाए। लेकिन योजनाओं की बौछार तो ये बता रही है कि ये चुनाव महज अब चुनाव नहीं रह गया है। हेमंत सोरेन जिस तरह से राज्य का खजाना लुटा रहे हैं, उससे इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि आने वाले समय में राज्य को वित्तीय संकट से गुजरना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो वहीं मंत्री संजय निषाद आज जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी में उपचुनाव को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, हम अलग अलग काम नहीं करेंगे। सुनिए। एनडीए के साथ हैं, अलग अलग कोई काम नहीं करते जब से आए हैं। और एनडीए का जो बड़े भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, एक जो उनका कुनबा है, वो हमेशा गठबंधन धर्म निभाते हैं और जिसकी सीट जहाँ होती है वो वहाँ लड़ता है। अगर उसके हिसाब से कोई नया जब कोई बात होगी तो उस पर कुछ विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हम 10 सीट पर प्रभारी और 10 सीट जीतने के लिए और 10 सीट पर हम लोग एनडीए के घटक के रूप में जो भी प्रत्याशी हम लोग तय करेंगे उसको हम लोग जिताएंगे। कि उनके समय ऐसा होगा, 7 जून 2015 को हम लोग रेल ट्रैक एक आंदोलन किया था और उसमें मेरा एक निसाब मारा गया था और पुलिस ने सीधे गोली मारी थी और 302 का मुलजिम हम लोगों को लगाया गया। तो क्या वो हम लोगों की जाति उनकी सरकार में नहीं थी, आदमी नहीं थे हम लोग? आज के दिन में ऐसे बहुत हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हमको लगता है कि जिस तरीके से जो पुलिस अपनी रक्षा में जो भी कुछ कर सकती है वो करेगी। और जो अपराधी हैं तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, वो अपराधी होता है। इसलिए हमेशा तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।